अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ ऑन प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 और एज डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो जिसमें प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 डिस्कस हुआ था और उसमें कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस थे। उसी तरह प्रैक्टिस पेपर 2 है और होपफुली इसमें से भी क्वेश्चंस पेपर में इंशाल्लाह टेस्ट होंगे। एक दफ़ा पेपर को इसमें गो थ्रू कर लेते हैं। आई वुड सजेस्ट कि इस वक्त हम जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन उसे स्किप करते हैं बिकॉज वीडियो को थोड़ा समराइज़ भी करना है, ब्रीफ भी रखना है। और जिस किसी को सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिस पेपर 1 के स्टार्ट में सोर्स डिस्कस हुआ हुआ है। उसके अलावा वी हैव टू मोर वीडियोज़ ऑन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर 1 जिसमें डिटेल में बताया हुआ है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो दीज 8 मार्क्स वुड बी ईजियर टू गेन और अगर आप वो वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी सोर्स को तैयार करने में। बहरहाल इस पेपर में बेसिकली इट्स ऑन सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, यानी प्राइमरीली सेक्शन 1 और 2 ज़्यादा इंक्लूडेड है और सेक्शन 3 जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, बट जाहिर है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में और 4 में कुछ पार्ट्स टेस्ट हो रहे हैं एज एक्सपेक्टेड इन द पेपर इन मॉर्निंग। तो अच्छा, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं सॉल्यूशंस पे और आई वुड ट्राई कि वीडियो को, इस लेसन को हम थोड़ा ब्रीफ रखें क्योंकि आपका पेपर है ज़ाहिर है मॉर्निंग में और उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो इसको आप लोगों ने क्विक रिवीजन के तौर के ऊपर देख लेना है। जहाँ बेसिकली इट्स ऑन स्ट्रक्चर, माइंड मैप्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंक्लूड करनी होती है। ज़ाहिर है इस वीडियो में हम सारी बातें नहीं कर सकते, सारा ही टॉपिक नहीं समझ सकते। आई वुड ट्राई के मैक्सिमम जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1C, Question number 1C says, why was Dr. Iqbal asked to chair the Muslim League at Allahabad in 1930? देखें अलाहाबाद एड्रेस के ऊपर ना पास्ट में 4 मार्क क्वेश्चन टेस्ट हो चुके हैं कि व्हाट वाज अलाहाबाद एड्रेस, और इल्लामा इकबाल के अचीवमेंट में भी अलाहाबाद एड्रेस आता है एज एन अचीवमेंट और एज अ सेपरेट पॉइंट। बट यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं फॉर 7 मार्क क्वेश्चन। बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर 17। मार्किंग स्कीम अभी हम उसकी देख लेते हैं साथ ही। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं वाई वॉज ही आस्क्ड। तो देखें आपको क्वेश्चन में ना की पॉइंट्स को साथ साथ अंडरलाइन करना होता है कि एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कौन सी। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वाई वॉज ही आस्क्ड, तो यहाँ पे वी नीड टू हाईलाइट द रीजंस वाई वॉज कॉल्ड फॉर अलाहाबाद एड्रेस। लेट्स गेट टू द मार्किंग स्कीम। और मार्किंग स्कीम में देखिए यहाँ पे ना 7 मार्क्स के लिए आपको 3 पॉइंट्स को या 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसके अंदर 3 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, और एक्सप्लेन पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, अब क्योंकि हम इलाहाबाद एड्रेस को डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस व्हाई इकबाल वाज आस्क्ड टू चेयर द मुस्लिम लीग। असल में अल्लामा इकबाल को मुस्लिम लीग ने कॉल किया और इन्होंने मुस्लिम लीग का जो उस टाइम के ऊपर मीटिंग थी उसको चेयर किया था, यानी ये चेयरपर्सन थे, हेड थे उसके। और फिर वहीं पर उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की विच इज़ नोन एज अलाहाबाद एड्रेस। अब हमसे वो रीजंस पूछ रहे हैं। नंबर 1, ही वॉज, देखें इट्स अ जनरल पॉइंट कि ही वॉज वेल रिस्पेक्टेड अथॉरिटेटिव फिगर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द मुस्लिम एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर टू एडवोकेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो हम रीज़न ये बता रहे हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने पार्टीशन के आइडिया को एक्सेप्ट भी किया और पार्टीशन के आइडिया को मुस्लिम्स को एक विजन प्रोवाइड किया कि दे शुड वर्क फॉर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और मुस्लिम्स को सेपरेशन सीख करनी चाहिए फ्रॉम हिंदूज। तो इनके इस विजन की बेस के ऊपर, इस आइडिया की बेस के ऊपर ही वॉज आस्क्ड टू चेयर द मीटिंग एट इलाहाबाद। एक बात ही होगी। सेकंड चीज़, अब बेशक आप ना ये कर सकते हो कि इस फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को कंबाइन कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट में आप जनरल पॉइंट रखोगे, जनरल से मुराद आप उनके करेक्टर के ऊपर लिखोगे कि असल में क्योंकि वेल रिस्पेक्टेड भी थे और पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात भी करते हैं, दैट इज़ वाई उनको कॉल किया गया। ही वॉज मोस्ट सूटेबल पर्सन टू डिलीवर to discuss with the people about the idea of separation. अच्छा, सेकंड बात है, he was opposed to the British control of India as the concept of conquest went against Muslim beliefs के, क्योंकि नॉन मुस्लिम कंक्वेस्ट था, इन्वेजन थी ब्रिटिश की तरफ से। तो अल्लामा इकबाल ने इस इशू को मज़ीद हाईलाइट किया जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स के व्यूज़ थे अबाउट क्रिएशन ऑफ सेपरेट होमलैंड और इंडिपेंडेंस फ्राम द ब्रिटिश, इंडिपेंडेंस फ्राम द हिंदूज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। दैट इज़ वाई इनको इलाहाबाद एड्रेस में कॉल किया गया। उसके बाद यानी चेयरपर्सन बनाया गया मुस्लिम लीग का। ये एक पैराग्राफ नंबर 1 की डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब पैराग्राफ नंबर 2 पे आप सिंपली इस पॉइंट को रखेंगे, that would be your paragraph 2 and point number 2. He persuaded many Muslims that the Muslim League had to build an effective mass political party to challenge the domination of the Congress. देखिए मैं इसको आसान करके बताता हूँ। असल में इकबाल ने मुस्लिम्स को परसुएड किया था कि जो मुस्लिम लीग है विच वॉज द सेपरेट पोलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम्स, इसको सिर्फ मुस्लिम्स यानी कुछ एरियाज़ में मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करना, इट शुड बिकम अ मैस पोलिटिकल पार्टी, जिसका मतलब होता है
ओवरऑल थ्रू आउट इंडिया मुस्लिम लीग को एफर्ट्स करनी चाहिए कि वो कांग्रेस की डोमिनेशन को अपोज करें, कांग्रेस के साथ compete करें, कांग्रेस जो जिन जिन एरियाज़ में डोमिनेंट थी वहाँ पे compete करके मुस्लिम्स को डोमिनेंस प्रोवाइड करें, एटलीस्ट मुस्लिम compete कर पाएँ। और क्योंकि इंस्पिरेशनल वर्ड्स बहुत थे इनके पास, और थ्रू हिज पोइट्री, थ्रू हिज राइटिंग्स वो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर सकते थे, दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड टू चेयर अ मुस्लिम लीग मीटिंग। ये पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। एंड देन पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर आप क्या लिखेंगे, देखें यहाँ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ही वॉज सूटेबल, एजुकेटेड एंड वॉज द बेस्ट लीडर एज जिन्ना वॉज नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। आप यहाँ पे बात करेंगे कि जिन्ना उस टाइम के ऊपर टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिकॉज जाहिर है एज एविडेंट फ्रॉम द हिस्ट्री, हमारे सिलेबस से भी एविडेंट है कि जिन्ना ने 1940 के बाद से आइडिया ऑफ 1940s में और उसके बाद 45 के बाद ही वॉज टोटली कन्विंस्ड कि हमें सेपरेशन की बात करें। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 1930 तक जिन्ना कन्विंस नहीं थे, बट इकबाल के पास वो विजन था, दैट इज़ वाई इनको सूटेबल पर्सन समझा गया। और लास्टली हिज पोइट्री अवेकन्ड अ सेंस ऑफ नेशनहुड अमंग मुस्लिम्स एंड ही अर्ज्ड देम टू बी एक्टिव इन मेकिंग प्रोग्रेस, सो ही वॉज रिस्पेक्टेड। तो देखिए 3 पैराग्राफ्स इसके ऊपर पूरे हो चुके हैं विद अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पैराग्राफ का की पॉइंट होगा अथॉरिटेटिव फिगर, पैराग्राफ नंबर 2 का की पॉइंट होगा गिव विजन अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, और पैराग्राफ नंबर 3 का आपके पास होना चाहिए ही वॉज सूटेबल पर्सन। ये आप की पॉइंट के तौर पे याद रखेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात सुन लें, अगर क्वेश्चन आता है ना व्हाट वाज इलाहाबाद एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, इलाहाबाद एड्रेस में ये जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, इसको आप डिस्कस करके इलाहाबाद एड्रेस के आंसर को कर सकते हो 4 मार्क पे जो आएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए इकबाल की अचीवमेंट पे 14 मार्क, जिसमें सिर्फ इकबाल नहीं होंगे, जिसमें चौधरी रहमत अली भी हो सकते हैं, जिन्ना भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप सेम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। तो एट द मोमेंट अगर आप ये 7 मार्क प्रिपेयर कर लेते हो, आप इसके साथ 2 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर रहे हैं, एक 14 मार्क का अचीवमेंट्स फॉर इकबाल का, जिसमें ज़ाहिर और बातें भी ऐड होंगी, लेकिन ये वाली बातें ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, और फिर एक क्वेश्चन 4 मार्क का व्हाट वाज इलाहाबाद एड्रेस। तो डेट आप लिखोगे 1930, इकबाल का नाम लिखेंगे और यहाँ से 2 पॉइंट्स और लिखेंगे, तो यू विल ईजिली गेट 4 मार्क्स। अगले पार्ट में हमें वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। अब देखें बेटा, एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे ना, जब डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट की बात आएगी तो आपने हर पॉइंट को लिंक करना है डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट के साथ। पहली बात आ रही है नेहरू रिपोर्ट, फिर 14 पॉइंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने नीचे सेपरेटली भी गेस्ट में और इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऐड किया हुआ है, इसको हम सेपरेटली भी देख रहे हैं, और इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड इन द पेपर। तो ये टेस्ट हो सकता है, रीजंस भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी हो सकते हैं, इसकी अपोजिशन या इंपॉर्टेंस हो सकती है। अब आते हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर। देखिए, क्योंकि 3 बुलेट पॉइंट्स गिवन है, आप इसमें से पहले सीक्वेंस में ही रखेंगे। सबसे पहले कौन सी होती है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का ईयर आपने ज़रूर लिख लेना है, यानी 1928 की बात हो रही है। देन 14 पॉइंट्स 1929 की बात हो रही है, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फ्रॉम 1935। असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब नाम आएगा ना, इंडिया एक्ट 1919, तो यू शुड नो कि वो मोंटैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर लिखा आएगा इंडिया एक्ट 1909, तो वो आप यू शुड नो कि वो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ साथ आपको डेट याद जरूर रखनी है कि 1935 है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 09 है तो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स है, 1919 है तो मोंटैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। ये आपको सेपरेटली पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इन नाम से टेस्ट कर लेता है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट देखें, इसमें खैर पॉइंट मार्किंग स्कीम में कम लिखे, हम इसमें एडिशंस कर लेते हैं। उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान मूवमेंट के लिए कौन सी चीज़ थी। देखें, अगर हम सारी पहले आपने नेहरू रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है कि असल में इसमें था क्या। बेसिकली ब्रिटिश इंडियंस को चैलेंज करते हैं कि यू कैन नॉट फॉर्म अ यूनानिमसली एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके अंदर डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं, और इंडियंस ने इसको एज अ चैलेंज लिया, और चैलेंज लेने के बाद दे कॉल्ड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, और उसको मोतीलाल नेहरू ने लीड किया। दैट इज़ वाई द रिपोर्ट वाज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट में सारी कम्युनिटीज़ इन इंडिया के ओपिनियंस, उनके डिमांड्स को इंक्लूड किया गया और एक फाइनल वर्जन प्रोड्यूस किया कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। लेकिन ज़ाहिर है इसको मुस्लिम्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये फेल हो जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो हमने देखना है कि इसके फेलियर के रीज़न कौन से। देखें, आप यहाँ पे एडिट नहीं है, बट पहले आप इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड कर दें। 1928 लिखेंगे, चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू था, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी इन इंडिया, ऑल इंडिया
पार्टी कॉन्फ्रेंस, तो ये हमने ऐड किया। उसके बाद आप आएंगे इसकी ओपोजिशन के ऊपर। देखिए मैंने आपको शुरू में मेंशन किया कि आपके हर पॉइंट जो है वो लिंक करना चाहिए विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट। अब देखें अगर मुस्लिम इसको अपोज ना करते, एक्सेप्ट करते, तो नेहरू रिपोर्ट वुड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीड होता तो फिर मुस्लिम्स क्यों स्ट्रगल करते सेपरेशन की, नहीं करते। तो दैट इज़ वाई वी कैन से, वी कैन कंक्लूड कि इसकी ओपोजिशन करने की वजह से ही मुस्लिम्स गॉट क्लोजर विद द आइडिया ऑफ पार्टीशन। क्यों? देखें एग्जामिनर वांट्स कि आप उसे रीजंस बताओ, सिर्फ ये नहीं बताओ इसको अपोज किया और इसकी वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो गई या पाकिस्तान मूवमेंट मजीद डेवलप होगी, ऐसा नहीं करना। आप पॉइंट्स के साथ बताएं। बिकॉज राइट्स ऑफ मुस्लिम वर नॉट प्रोटेक्टेड, मुस्लिम गॉट टू नो या मुस्लिम लीग गॉट टू नो दैट दे कुड नॉट डिपेंड ऑन कांग्रेस फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। दैट इज़ वाई पाकिस्तान मूवमेंट ग्रीव मोर या पाकिस्तान मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो इस तरह के पॉइंट्स के साथ आपने लिंक करना है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात आ रही है, इट वॉज परसीव टू बी एन एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अपोज किया गया, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशंस को अपोज किया विच कांग्रेस हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन लखनऊ पैक्ट 1916, बट यहाँ पे अपने ही प्रॉमिस की हुई बातों से वो विड्रॉ करते हैं। और सेकेंडली, आउटलुक ऑफ हिंदू मुस्लिम रिलेशंस वाज अनसर्टेन सिंस देयर वर नो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रपोजल एंड हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखें हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज मुस्लिम की डिमांड नहीं थी, दे डिमांडेड उर्दू टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज लॉन्ग टाइम से उर्दू थी, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट नहीं होते, एंड दैट इज़ वाई मुस्लिम लीग अपोज्ड नेहरू रिपोर्ट एंड दे बिकेम मोर क्लोजर टू द पाकिस्तान मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाती है। सेकंड चीज़, जिनाज 14 पॉइंट, अब देखिए आप इसमें ऐड करेंगे ना, जिनाज 14 पॉइंट जो थे दे वर आर रिएक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट, और 1929 में जिना 14 पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा उसके बाद एक चीज़ ज़रूर करना, आप 2 से 3 पॉइंट्स को इसके अंदर मेंशन भी कर देना, जिसमें सिंध की सेपरेशन की बात होती है, सेपरेशन फ्रॉम बॉम्बे, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इन ऑल द इलेक्टेड बॉडीज़ उसकी बात होती है, यानी रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ सीट्स फॉर द मुस्लिम इन इलेक्टेड बॉडीज़, असेंबलीज़ की बात हो रही है। आप ये 2-3 बातें लिखोगे और उसके बाद जो है आपने लिखना है कि ये फेल क्यों होता है। फेल इसलिए होता है बिकॉज, अच्छा जिना इनको ना ये अमेंडमेंट भी प्रोवाइड करते हैं पहले नेहरू रिपोर्ट में, और उसके बाद 14 पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं कि 14 पॉइंट्स ऑफ मुस्लिम्स या ऑफ जिना मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू गेट एग्रीमेंट फ्रॉम द मुस्लिम लीग, कि जब अगर आप 14 पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करोगे किसी रिफॉर्म में, मुस्लिम लीग वुड नॉट सपोर्ट यू। ये ब्रिटिश के लिए भी था, हिंदूज़ के लिए भी था, बट नेहरू रिपोर्ट ने और कांग्रेस ने 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट किया। दैट इज़ वाई मुस्लिम रियलाइज, अब देखिए हमें पॉइंट को लिंक करना है विद पाकिस्तान मूवमेंट। मुस्लिम्स को रियलाइज़ हुआ, मुस्लिम लीग को रियलाइज़ हुआ कि हम कभी भी फ्यूचर में कांग्रेस के साथ जॉइंट एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे या यूनाइटेड एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट थे। मुस्लिम्स का मुस्लिम अपोज करें नेहरू रिपोर्ट को और कांग्रेस अपोज करें जिना 14 पॉइंट्स को। तो अब देखें यहाँ पे क्या बात हो रही है। अच्छा एक बात हमने अपोजिशन से लिंक की, दूसरी बात 14 पॉइंट्स कहते क्या हैं। 14 पॉइंट जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कि मुस्लिम सेपरेट कम्युनिटी के तौर पे पहचाने जाएँ, रिकग्नाइज हों। जब सिंध की सेपरेशन की बात होती है तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ बढ़ाने की समझ आती है, बात ही होती है। उसके अलावा जिना डिमांड करते हैं रिप्रेजेंटेशन का नंबर बढ़ाने की, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की, यहाँ से भी पाकिस्तान मूवमेंट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है। और देखें इट ऑल्सो further the awareness that Hindus and Muslims should form separate nations and shape the basis of desire for homeland। तो separate homeland की ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, separate homeland की जो बेसिस थी 14 पॉइंट ने सेट की थी। एंड लास्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें हम दोनों व्यूज़ लिखेंगे। पहली व्यू हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ब्रिटिश ने कंसेशंस प्रोवाइड किए जिसके अंदर इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स भी थी, जिसके अंदर सिस्टम ऑफ डायरकी भी था, विच से इसके कुछ पावर्स ब्रिटिश के पास होंगी, कुछ पावर इंडियंस के पास होंगी, एक सब्जेक्ट कंकरेंट सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर दोनों पावर शेयर कर रहे होंगे, और फिर ब्रिटिश के गवर्नर्स होंगे हर प्रोविंस के ऊपर। देन नंबर ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स वुड बी इंक्रीज्ड, और मिनिस्टर्स जो हैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होंगे वाइसराय को। ब्रिटिश गवर्नर्स कुड इंटरफेयर इन द प्रोविंशियल मैटर्स। ये सारे रिफॉर्म्स और अपोजिशन की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सेपरेटली भी देख लें तो इसके ऊपर हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि अच्छा अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो रिफॉर्म्स है ना, ये देखें पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं। प्रोविंसेस वर मेड सेपरेट एंटिटीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, के ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि प्रोविंसेस सेपरेट होंगे, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है उर्दू में खुद मुख्तारी, प्रोविंसेस के पास पावर्स होंगी। सिस्टम ऑफ डायरकी जो था प्रोविंसेस से उन्होंने रिमूव करके सेंटर में इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। फेडरल का मतलब टू बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, प्रोविंशियल का मतलब टू बी कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, और कंकरेंट का मतलब ये वो सब्जेक्ट्स विच आर टू बी कंट्रोल्ड बाय बोथ ब्रिटिश एंड
इंडियंस। अच्छा, फिर नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस भी बढ़ रहे हैं, यानी ये देखें ना, सिंध इसके अंदर आ रहा है, NWFP आ रहा है, ओडिशा आ रहा है, और ये सिंध एंड NWFP जो हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, इसका मतलब मुस्लिम्स की नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाएंगी इसमें। फिर स्पेशल पावर्स मिल रही हैं गवर्नर्स को, नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ रहे हैं, बट हमें देखें फेलियर याद रखें, नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ाने के बाद डिस्पाइट द फैक्ट दैट नंबर ऑफ़ वोटर्स वर इंक्रीज, द नंबर ऑफ़ वोटर्स वॉज स्टिल इनसिग्निफिकेंट। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं था, ओनली अराउंड 25% ऑफ पीपल कुड वोट आउट ऑफ 100%, तो ज़्यादा नंबर नहीं था। और अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन क्या था। देखें, ये ना जब क्वेश्चन आएगा ना फेलियर्स के ऊपर, आपने ये बेशक इसको कहीं सेव कर ले, फेलियर्स वाले क्वेश्चन पे आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं एज इट इज़, इसी तरह इनको मेंशन कर देना है। अब फेलियर्स में रिएक्शन आएगा, जैसे कि ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बट डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट वाज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। बेटा इसको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूर समझ के जाएं, पेपर में हाईली एक्सपेक्टेड है, बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम ज़ाहिर है ट्रेंड बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। आ भी सकता है, आ जाए तो वेल एंड गुड है, ना आए तो जाहिर है हमारे पास बाकी क्वेश्चन सेट तो है ही। तो देखें यहाँ पे आपको अपोजिशन के लिए पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ने क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट किया है, मिनिस्टर्स का नंबर बढ़ाया है, इंडियन मिनिस्टर्स इलेक्ट भी होंगे, बट उनकी अपॉइंटमेंट और उनका डिसमिसल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो जाहिर है इसका मतलब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं हुई जब ब्रिटिश ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। फिर क्या है जी, रिजर्व सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो रिटेन बाय ब्रिटिश, और आप इसमें क्या ऐड करोगे, आप इसमें ऐड करोगे रिजर्व सब्जेक्ट्स पर मोर इंपॉर्टेंट, ये मोर इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जैसे कि आर्मी है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ये ब्रिटिश के पास थी। दिस एक्ट फेल टू सेटिस्फाई इंडियंस एंड वॉज लार्जली अपोज्ड, मोर पावर्स वर गिवन टू वाइसरॉय एंड गवर्नर, दिस वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। के देखें डेमोक्रेसी क्या होती है कि एक पर्सन स्ट्रॉन्गर नहीं होता, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा लोग, असेंबलीज पावरफुल होती हैं, लेकिन इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने वाइसरॉय की पोजीशन को एज अ पोस्ट, गवर्नर की पोजीशन को एज अ पोस्ट ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था, जिसकी वजह से कंट्रोल एंड अथॉरिटीज़ वर रिटेन बाय सिंगल पर्सन ऑन, इंडिविजुअल्स के पास थी, मेजॉरिटी के पास नहीं थी। देन नंबर ऑफ वोटर्स वाज इंक्रीज बट स्टिल 25% ऑफ इंडियन कुड वोट ओनली, नंबर बढ़ा ज़रूर था बट सिर्फ 25% उसको वोट कर सकते हैं लोग इलेक्शंस में। अच्छा, उसके बाद आपने ये दो स्टेटमेंट्स याद रखनी है। वन स्टेटमेंट फ्रॉम जिना, यानी डिफेक्टेड डॉक्यूमेंट, फंडामेंटली रॉटन, थॉरली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल, ये आप ज़रूर लिख सकते हैं 7 मार्क में। और नेहरू की क्या स्टेटमेंट थी, मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन, के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ब्रेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि यानी रुक ही रहेगी, और इंजन कोई नहीं है कि जिससे वो चल सके। ठीक है, अच्छा साइड बाय साइड एक और क्वेश्चन मेरे साथ देख लें, जो कि जाहिर है उसमें नहीं है, नहीं उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस पेपर में, लेकिन हम पहले कर लेते हैं। देखें, वाई वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखें, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, नुकसान क्या थे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में बेसिकली आपने उन्हीं काउंटर पॉइंट्स को, नेगेटिव पॉइंट्स को आप कन्वर्ट करना है इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर। कैसे करेंगे, देखें हम ये बात करें ना कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली लेकिन मिनिस्टर्स की डिसमिसल और अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के पास थी। हम ये बात भी कर सकते हैं कि पहले तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी ही नहीं, बट इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद सम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड विच शोज या विच मीन्स दैट इंडियंस कैन टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, टेक पार्ट इन रूलिंग इंडिया। पार्ट कम ज़रूर था, रोल कम था, लेकिन एटलीस्ट पहले से तो ज़्यादा था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस वाली बात होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात कर ली कि ये अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लेजिस्लेचर कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, रिफॉर्म मेकिंग में पार्ट ज़रूर ले सकते हैं, बना नहीं सकते लेकिन उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं, विच वॉज एडवाइजरी रोल। अच्छा, फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैड बीन अलाउड एंड वॉज सीन एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ, इसको गौर से समझ लें। पार्ट 1 में आप लिख रहे हो कि सम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड, अब इसके डेवलपमेंट सुन लो। विच मीन्स इंडियंस को टेक पार्ट इन लेजिस्लेचर, इंडियंस को टेक पार्ट इन मेकिंग रिफॉर्म्स एंड दे कुड कन्वे देयर ग्रीवेंसेज और इशूज़ टू द ब्रिटिश इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रिफॉर्म्स। तो ये बात हमने फर्स्ट पैराग्राफ में की। तो दैट इज़ योर पैराग्राफ 1। पैराग्राफिंग पे याद रखेंगे, ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, उसके बाद है जी, ये देखें, मिनिस्टर्स इन द प्रोविंस कुड हैव कंट्रोल ओवर ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट व्हेन गवर्नर चूज टू इंटरवीन इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और वीटो अ बिल दे डिसलाइक, दिस वाज अ ड्रॉबैक। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने दोनों बातें लिखी। उन्होंने एक बात किया कि मिनिस्टर्स के पास कुछ पावर थी, प्रोविंसेस पे कंट्रोल था, लेकिन गवर्नर्स के पास उस टाइम के ऊपर कुछ पावर थी जिससे वो इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर मिनिस्टर्स कोई बिल प्रेजेंट करते हैं असम्बली में लेकिन गवर्नर को वो पसंद नहीं आता, विच वाज अ ब्रिटिश गवर्नर, तो वो उसको वीटो कर सकते हैं, उस बिल को रिमूव कर सकते हैं। ये बात आ गई इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात हम मेंशन कर, ये पैराग्राफ नंबर 2 में आप मिनिस्टर्स के रोल के ऊपर बात करें। अच्छा, मिनिस्टर्स के रोल में ना आप एक और चीज़ ऐड कर लो, आप ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का जिक्र कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को कंट्रोल मिनिस्टर्स ने करना था। तो वी कैन टॉक अबाउट द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, यानी दे गॉट कंट्रोल ओवर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, हेल्थ आ जाती है, इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें आ जाती हैं, यानी डेवलपमेंट।
ये बातें की जा सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा द थर्ड पैराग्राफ शुड बी ऑन, ये देखें, प्रोविजंस फॉर, अच्छा पहले उन्होंने वोटिंग राइट्स की बात की कि वोटिंग वाज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ वोटर्स वाज इंक्रीज्ड। प्रोविजंस फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम विच मेंट दैट प्रिंसली स्टेट्स कुड डिसाइड एंड टू पार्टिसिपेट पॉलिटिकली इन अफेयर्स। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 3 की बात हो रही है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ना इंडिया में, वो इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन करने पे एग्रीड थे। प्रिंसली स्टेट जो लोकल रूलर्स होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आउट थे, बट यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट शो किया कि वी कैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स अलॉन्ग साइड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी हम कह सकते हैं कि इंडियन फेडरेशन का पार्ट बन रहे हैं। तो दिस वाज, अच्छा एक और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि आप इंपॉर्टेंस में क्या ऐड कर सकते हो। ये तो मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स हो गए, लेकिन इसके अलावा आसान वाला पॉइंट बता रहा हूँ कि इसको जो अपोज किया था ना मुस्लिम्स ने, ओपोजिशन, ऊपर देखें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये नहीं लिखा इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश। तो हम फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सबको काउंट करते हैं। हम ओपोजिशन में बता सकते हैं कि व्हेन मुस्लिम लीग ओपोज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 they increased their efforts for the separation and they started opposing British, which had resulted in separation of पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, सेपरेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखें ये भी इंपॉर्टेंस है फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए कि इसको अपोज करने की वजह से मुस्लिम लीग ने अपनी एफर्ट्स बढ़ा दी थी फॉर सेपरेशन। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1D विच इज़, अच्छा जो 10 मार्क क्वेश्चन है ना, इसको आपने 14 मार्क के पैटर्न पे ही एक्सेप्ट करना होता है, अटैम्प्ट करना होता है विद कंक्लूजन ज़रूर लिखना है कि एंड के ऊपर इंपॉर्टेंट कौन सा था। सती वाला क्वेश्चन पार्ट 2A हैड बिन डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इसको हमें कवर करना है, रैप अप करना है। सती का मतलब था एक हिंदू एक्टिविटी थी इंडिया में जिसकी वजह से जो विडोज़ होती हैं, हिंदू किसी मेल की डेथ होती है उसकी विडो को उसके साथ अलाइव बर्न कर दिया जाता है, तो दैट वाज सती। इसको बैन किया मुग़ल रूलर्स ने और इंक्लूडिंग औरंगज़ेब। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने इसको बैन किया और हिंदूज़ ने दोनों को हेट किया इसकी बैन करने की वजह से, बिकॉज इट वाज देयर रिलीजियस एक्ट। ये सती के अंदर हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। इसके ऊपर देखें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं नीचे, मार्किंग स्कीम में देख लो। 3 पैराग्राफ बड़े आसान हो सकते हैं, याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन भी पेपर में टेस्ट होने के चांसेस हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। पहली बात है जी रिपोर्ट्स ऑफ इमेंस वेल्थ। एक आपने पॉइंट क्या याद रखना है, आपने याद रखना है इंडिया वॉज नोन एज अ गोल्डन स्पैरो। ये आप सबको पता होना चाहिए ना, गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया। और इंडिया को वर्ल्ड जो था वो इस तरह से समझता है कि इसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से दे वर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू इंडिया, और इसी वजह से EIC जो थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। पहली बात हम ये करेंगे क्योंकि इंडिया की वेल्थ ज़्यादा थी, दैट इज़ वाई EIC गॉट इन्वॉल्व इन सब कॉन्टिनेंट। दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बात हम लिखेंगे डच, पोर्टुगीज़ और फ्रेंच जो थे इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था एशियन साइड के ऊपर, पर्टिकुलरली साउथ एशियन साइड पे, ईस्ट इंडीज़ में, इंडिया में। तो ब्रिटिश वांटेड टू एलिमिनेट देयर इन्फ्लुएंस बिकॉज ब्रिटिश वांटेड टू बिकम मोर डोमिनेंट। अब ये देखें मेरी बातें जो है ना ये आपके पॉइंट्स हैं, और इसी वजह से EIC केम टू इंडिया टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ डच एंड पोर्टुगीज़ एंड टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज द मेजर कंट्री विच कुड बी इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, और जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को इन्हांस कर सके। तो ब्रिटिश चाहते थे कि सिर्फ वो हो और कोई और उनके साथ ट्रेडिंग शेयर ना करे। सेकंड रीज़न ये होगी। थर्ड रीज़न होगी, अब देखें दिस इज़ योर पैराग्राफ नंबर 1 जो मैंने बातें बताई वो एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ नंबर 2 जो मैंने बातें बताई वो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी कि अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना था, दोनों पावर्स को एलिमिनेट करना था। और एक और बात क्या हो सकती है, ईस्ट इंडीज़ में पहले EIC मूव करना चाहती है विच इज़ मॉडर्न डे इंडोनेशिया, और ईस्ट इंडीज़ में फ्रेंच इनको एंटर नहीं होने देते। अब देखें ब्रिटिश उनके इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करने के लिए, उनसे रिवेंज लेने के लिए एज एन अल्टरनेटिव इंडिया में आते हैं, और उसके बाद EIC ग्रू स्ट्रॉन्गर इनफ कि वो सारी कम्युनिटीज़ को, सारी नेशंस को वहाँ से रिमूव कर देती हैं और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देते हैं। दैन लास्ट पैराग्राफ, EIC ऑल्सो वांटेड टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। स्ट्रेटेजिक पोर्ट ना, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन का लिखोगे, इंडिया हैड वार्म वाटर सी पोर्ट्स, इसका मतलब होता है हम पूरा साल ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे वाटर वार्म वाटर होते हैं, हमारे वाटर फ्रीज़ नहीं होते, किसी सीज़न में थ्रू आउट द ईयर ट्रेडिंग हो सकती है, और जो कि ब्रिटिश के पास ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है वेस्टर्न साइड के ऊपर, फ्रीज़ होने की वजह से सी। अच्छा, यहाँ पे वार्म वाटर पोर्ट्स हैं उसके ऊपर ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स बन सकते हैं, दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट। और इसके साथ आप एक्सप्लेनेशन में ऐड करोगे कि दिस वुड हेल्प देम टू गेन
मोर प्रॉफिट्स। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप सिल्क, कॉटन और कोल का जिक्र ज़रूर करोगे, साथ ही साथ आप स्पाइसेस की बात भी कर सकते हो। असल में ब्रिटिश इन मेन कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व थे, इनकी ट्रेडिंग में कॉटन, सिल्क, कोल और स्पाइसेस, इनकी ट्रेडिंग वो ज़्यादा करना चाहते थे और सारे ही रिसोर्सेज इंडिया में मैसिवली प्रेजेंट थे। तो दैट इज़ वाई दे गॉट इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट। कीप इन माइंड क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक क्वेश्चन होगा 1750 टिल 1850 तक ब्रिटिश की एक्सपेंशन बता दें, एक्सपेंड हुआ कैसे। यहाँ पे ना आप रीजंस नहीं बताएंगे, आप मेन इवेंट्स बताएंगे कौन कौन। बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, देन 1843 में एनेक्सेशन ऑफ सिंध है, 1849 में एनेक्सेशन ऑफ पंजाब है। यानी आपने 750 से स्टार्ट करना है, बैटल ऑफ प्लासी से आप स्टार्ट करेंगे 56 वाली, 64 वाली आप बताएंगे बैटल ऑफ बक्सर, फिर आप एनेक्सेशन ऑफ पंजाब और सिंध बताएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे दिस वे दे वर एबल टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल। तो गॉट इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन सेपरेट है, हाउ दे एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल वाला क्वेश्चन सेपरेट है। दो तरह से ग्रिड आ सकती है, या तो इट कुड बी 1750 टू 1850 या फिर पेपर में लिखा होगा 1756 टू 1856, बट दोनों का आंसर सेम होगा, कीप इन माइंड। अगला क्वेश्चन है, वॉज द लैक ऑफ लीडरशिप द मेन रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एक्सप्लेन योर आंसर। इसको तो स्टार कर लें, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और इसके ऊपर किस तरह से आंसर हम लिख सकते हैं अब जल्दी से ज़रा देख लेते हैं। पहली बात उन्होंने देखी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसने देख लिया है, अगर नहीं किया हुआ तो पहले आप उस पर चले जाएं, उसको गो थ्रू कर लें, उसके बाद आप इस वाले पेपर को भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेटा एक चीज़ याद रखनी है, लैक ऑफ लीडरशिप ना पेपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज अ की पॉइंट। अगर ये नहीं लिखा होता कि वॉज द लैक ऑफ यूनिटी द मेन रीज़न, तो आप लैक ऑफ यूनिटी को पहले एक्सप्लेन करते। यहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप लिखा हुआ है, यू शुड एक्सप्लेन लैक ऑफ लीडरशिप फर्स्ट, बिकॉज इसके पूरे आंसर में 7 आउट ऑफ 14 मार्क्स होंगे सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने के, ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स हैं टोटल। तो हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप की पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करोगे, ज़रूर करना है। अच्छा, अब लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप क्या थी? बहादुर शाह जफ़र लीड कर रहे थे मुगल्स को, सिंगल लीडर कोई नहीं था। पहली बात तो ये ना, देयर वाज नो सिंगल लीडर, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर आपको याद हो, रिवीजन अगर हम थोड़ी सी कर लें, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब स्टार्ट होती है, डिफरेंट जगह के ऊपर रीजन्स में डिफरेंट फाइटिंग्स होती हैं, डिफरेंट लीडर्स होते हैं, डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं, एम्स कुछ और होते हैं। दैट इज़ वाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज अ होल, एज अ सिंगल वॉर अपने एम्स अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज देयर वाज नो सिंगल एम, नो सिंगल ऑब्जेक्टिव के व्हाट शुड बी अचीव, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग कॉजेज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे ब्रिटिश के साथ अलग अलग एरियाज़ में। तो हम कह सकते हैं सिंगल लीडरशिप नहीं थी, जिसमें बहादुर शाह जफ़र बहुत सारे हिंदूज़ की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं थे, बिकॉज बहादुर शाह जफ़र वॉज अ मुस्लिम रूलर, अ मुस्लिम लीडर, अ मुगल एम्पर, और मुगल एम्पर को हिंदूज़ कुछ हेट भी करते रहे। बहादुर शाह जफ़र वॉज अ पोएट एंड और इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट सपोर्टेड बाई हिंदूज़, तो दैट इज़ वाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड। एक और बात क्या हो सकती है, मैनी पीपल एट दैट टाइम थॉट बहादुर शाह डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स एंड दैट ही वॉज मोर ऑफ अ फिगर हेड। लोगों को लगता था कि जो बहादुर शाह जफ़र है ना, ये मुगल रूलर के तौर के ऊपर एक सेरिमोनियल पोजीशन पे हैं, एक फिगर हेड के तौर पे हैं, बट लीडरशिप स्किल इनके पास नहीं है। और उसकी एक वजह एक और भी थी कि बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पे अराउंड 87 इनकी एज थी और उसमें ये फाइट कर रहे थे, तो लोगों ने इनको सपोर्ट ही नहीं किया कि ये किस तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, किस तरह से वॉर में सक्सीड करेंगे। दैट इज़ वाई ही वाज नॉट सपोर्टेड। तो देखें, लीडरशिप स्किल्स की बात आ रही है ना, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप की बात हो रही है। देन बहादुर शाह जफ़र एंड द रानी ऑफ झांसी वर्कड अलोन एंड नाइदर वुड सपोर्ट द अदर। बहादुर शाह जफ़र अ मुस्लिम रूलर, रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई हिंदू रूलर, और ये जो थे अलग अलग एम्स के लिए फाइट कर रहे हैं। लीडरशिप सिंगल कोई नहीं थी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल। तो देखें पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अदर रीजंस पे जल्दी से मूव करते हैं। अदर रीजंस क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ यूनिटी। अच्छा, लैक ऑफ यूनिटी के साथ ये जो 3 पैराग्राफ है ना टोटल, ये सारे जो हैं आप लैक ऑफ यूनिटी में ही प्लेस करोगे। तो दैट वुड बी योर आई बिलीव पैराग्राफ 2। ये वाला पैराग्राफ 1 में कर रहे हो, फिर आप पैराग्राफ नंबर 2 के ऊपर लैक ऑफ यूनिटी लेके आ रहे हैं, बिकॉज लैक ऑफ यूनिटी जो है इट कुड बी रिटन इन द क्वेश्चन एज अ की पॉइंट। तो इसको आपको सेपरेटली याद होना चाहिए। क्या बात याद रखनी है? देखें बेटा, लैक ऑफ लीडरशिप और लैक ऑफ यूनिटी को ना सेपरेट रखना है। लैक ऑफ लीडरशिप में आपने बहादुर शाह जफ़र और रानी ऑफ झांसी और इनका सेपरेट होना, इनके स्किल, बहादुर शाह जफ़र की स्किल्स पर डाउट होना, हिंदूज़ का बहादुर शाह जफ़र को सपोर्ट ना करना, ये आपने याद रखना है। लैक ऑफ यूनिटी में आपने इंडिया एज अ होल की बात करनी है कि उसमें यूनिटी क्यों नहीं थी, उसमें डिसयूनिटीज़ कहाँ पे थी, कहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसको सेपरेट कर लें। जिस तरह से
की पॉइंट के तौर पे आप पंजाब और कश्मीर के रूलर्स को याद रखें कि उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, इंडियंस को सपोर्ट नहीं किया। और साथ ही आप प्रिंसली स्टेट्स को याद रखें कि कुछ प्रिंसेस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया बिकॉज देयर पावर वाज डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश सर्वाइवल। तो ब्रिटिश सर्वाइव करते फिर ही ये कंटिन्यू करते एज प्रिंसेस, तो इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तो देखें पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। पंजाब वाज अनइंटरेस्टेड इन हेल्पिंग द रेबिलियन, रेबिलियन से मुराद इंडियन फाइटर्स, सेंडिंग मैन एंड सप्लाई टू द ब्रिटिश, जहाँ पे कश्मीर के रूलर जो हैं 2000 ट्रूप्स ऑफर करते हैं ब्रिटिश को। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो रेबिलियंस को सपोर्ट करें, दे वर सपोर्टिंग ब्रिटिश, जिसमें पंजाब के रूलर भी हैं, कश्मीर के रूलर भी हैं। उसके बाद सम इंडियन प्रिंसेस वर मोर इंटरेस्टेड इन रीस्टोरिंग देयर ओन पावर्स एंड दिस ऑफन डिपेंडेंट अपॉन द ब्रिटिश, अपॉन द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, कि ये चाहते थे कि ब्रिटिश रहें इंडिया में, हम अपनी पावर्स इंजॉय करते रहें, बिकॉज इनके एग्रीमेंट से ब्रिटिश के साथ के दे वुड पे टैक्सेस टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश वुड सपोर्ट दैम, और ब्रिटिश उनके कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे, यानी उनका कंट्रोल इनके एरियाज पर नहीं जाएगा। जब ब्रिटिश ही नहीं रहेंगे तो प्रिंसेस वुड लॉस्ट देयर कंट्रोल, और इसलिए प्रिंसेस ने और लोकल रूलर्स ने, सम लोकल रूलर्स ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद मुस्लिम्स वर मोर लाइकली टू अपोज द ब्रिटिश इन द वॉर बट देयर वाज नॉट अ सेंस ऑफ यूनिटी, ये भी खैर पैराग्राफ नंबर 2 में आएगा। सिख्स एंड हिंदूज हु वर लेस लाइकली टू सपोर्ट देम इन देयर कॉज, वही बात आ गई, सिख अलग फाइट कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज सेक्टेरियन डिवीजन, देयर वाज रिलीजियस डिवीजन, और इंडिया में दे पीपल वर नॉट यूनाइटेड एंड दे वांटेड टू अचीव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, ये बात हो सकती है। उसके बाद हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हम इस पैराग्राफ के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। द ब्रिटिश हैड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फाइटिंग, कैसे बात कर सकते हैं, हम इसमें लिखेंगे दे वर ट्रेन टू फाइट इन बैटल फील्ड्स। ठीक हो गया, एक बात आप ये कर सकते हो, ट्रेन टू फाइट इन बैटल फील्ड्स। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि ड्यू टू वेल्थ and due to industrial revolution they were having modern weapons which were unmatched by the Indians। और उसके बाद हम मेंशन कर सकते हैं कि ब्रिटिश ट्रूप्स वर मोर ट्रेंड, they were more organized, they were more coordinated, but on the other side Indians were not organized and they were not trained, that is why Indians lost war of independence। और उसके बाद देखें ये सारी बातें ना उसी पे आ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन पे, वेल डिसिप्लिन थे, सप्लाईज थी। और उसके बाद लिखा ब्रिटिश यूज डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्री मैकेनिज्म टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने ना देखें डिप्लोमेटिक इस सेंस में कि इन्होंने डिफरेंट प्रिंसेस की, लोकल रूलर्स की सपोर्ट गेन की, जिसकी वजह से दे वर एबल के वो इंडियंस को डिफीट कर दें। वॉर के स्ट्रेटजीज भी थी, मैकेनिज्म्स थे इनके पास, प्रॉपर इनके पास प्लान्स थे, स्किलफुल भी थे, दैट इज़ दे वर एबल टू सक्सीड। तो हम इन बातों को एलेबोरेट कर सकते हैं, जिसमें लीडरशिप को एक पैराग्राफ में, लैक ऑफ यूनिटी को अलग अलग 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया जा सकता है, लास्ट के ऊपर ब्रिटिश स्ट्रेंथ के ऊपर सेपरेटली बात की जा सकती है, और यहाँ पे हम आंसर को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट वाज अमृतसर मैसेकर। अमृतसर मैसेकर क्या था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज़ टॉकिंग अबाउट जालियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें अराउंड 1919 की बात हो रही है। जनरल डायर जो थे ब्रिटिश के, वो जाते हैं जालियांवाला बाग में, जहाँ पे इंडियंस जो थे दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, दे वर ऑर्गेनाइजिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन वार्निंग के बगैर जो था, विदाउट वार्निंग, जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर, और उस फायर के रिजल्ट में थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स होती हैं, अराउंड 1600 राउंड्स ऑफ बुलेट्स वर फायर्ड, और इसके रिजल्ट में जो इंडियंस थे दे स्टार्टेड अपोजिंग ब्रिटिश रूल, बिकॉज इनका एक टायरेनिकल मैयर था, इनका एक हार्श एक्ट था, जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं, और जिसमें वुमेन भी थे, चिल्ड्रन भी थे, मैन अनआर्म्ड थे लोग, और उनके ऊपर इस तरह से अटैक होते हैं। तो ये आपने इवेंट 1919 का, अगस्त 1919 का इवेंट याद रखना है। उसके बाद वाई वॉज लखनऊ पैक्ट 1916 इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नोट्स के ऊपर चले जाते हैं, लखनऊ पैक्ट को ज़रा जल्दी से कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन में आप पेपर में आ भी सकता है। अच्छा, अब ये जो लखनऊ पैक्ट है ना, देखें रीजंस तो जाहिर है इसकी हो ही सकती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है, जिना ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग को, तो दैट इज़ वाई ही वॉज मोर इंटरेस्टेड कि वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिकन्सिलेशन की बात करें, इनके दरमियान एग्रीमेंट्स की बात करें, और फिर ब्रिटिश उनको आफ्टर वॉर ऑफ आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कांग्रेस थे उनके डिस्टेंस वैसे ही बढ़ चुके थे ब्रिटिश के साथ, यानी उनको अपोज करते करते मुस्लिम जो थे वो रिवर्सल के बाद नाराज़ थे, दोनों कम्युनिटीज़ इस नाराज़गी की वजह से दे बिकेम क्लोजर टुगेदर, और इसकी वजह से लखनऊ पैक्ट हो जाता है। अच्छा, लखनऊ पैक्ट में ना अब देखें हमने इंपॉर्टेंस इसकी याद रखनी है कि क्या क्या हो सकते हैं। ये जो इसके पॉइंट्स हैं ना, इसके पैक्ट वाले पॉइंट्स हैं कि इसमें साइन क्या क्या हुआ था, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। देखें एक बात क्या लिखी हुई है कि इसके अंदर, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं
काउंसिल में डिसाइड हुआ था कि अगर 3/4 कोई कम्युनिटी बिल को अपोज करेगी ना, यानी असम्बली में जब कोई बिल प्रेजेंट होगा और यानी लेट से बिल रिलेट करता है मुस्लिम्स को, और 3/4 मेंबर जो हैं असम्बली में मुस्लिम्स के बैठे हों और वो इसको अपोज करते हैं बिल को, तो बिल एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सेम गोज़ फॉर हिंदू, सेम गोज़ फॉर क्रिश्चियन और ऑल अदर माइनॉरिटीज़। उसके बाद 1/3 सीट्स फॉर द मुस्लिम वर टू बी रिजर्व्ड, ये बात हुई है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। मुस्लिम की हम कह सकते हैं फ्यूचर जो था वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, इसकी वजह से पॉलिटिकल एडवांसमेंट बढ़ जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सेप्टेड फॉर मुस्लिम बाय द कांग्रेस। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इवन एक्सेप्टेड इन दोज पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड बंगाल वेयर मुस्लिम वर इन अ वेरी फ्यू नंबर। अब देखें, मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक पैराग्राफ आप इसके ऊपर बनाओ 1/3 सीट्स रिजर्व होने के ऊपर, 3/4 के ऊपर, फिर आप एक पैराग्राफ बनाएंगे इसके ऊपर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर। अब देखिए मिसिंग क्या है, पैराग्राफ नंबर 3 मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। पैराग्राफ नंबर 3 में बेटा आप लोगों ने ना ये पॉइंट्स लिखने हैं कि यहाँ पे एग्री हुआ था कि इलेक्टेड सीट्स काउंसिल्स में बढ़ जाएँ, प्रोविंसेस ऑटोनमस हो जाएँ, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्ट हों, और क्योंकि ये जॉइंट डिमांड्स थी तो इन जॉइंट डिमांड की वजह से कि दे वुड ओपोज ब्रिटिश रूल टुगेदर, और ये ब्रिटिश को प्रेशराइज कर रहे होंगे। और लास्टली इसी के साथ आप रिलेट करोगे कि दिस, अच्छा एक वर्ड हम लिख सकते हैं, दिस वॉज अ बीकन ऑफ होप फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, या फिर हम लिख सकते हैं कि दे फॉर हिंदू मुस्लिम गॉट यूनाइटेड, और एक और बात क्या ऐड कर सकते हैं, विच हैड रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड वायलेंस इन इंडिया। जब दोनों पार्टीज इकट्ठे हो जाती हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम फाइट नहीं कर रहे होंगे ना, फिर इकट्ठे रह रहे होंगे, ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन होंगे। तो पैराग्राफ नंबर 3 में बहुत सी बातें मजीद ऐड हो सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को इशू है बेटा सब समझ लें। पैराग्राफ 1 के ऊपर आप लिखोगे कि इस लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट हुआ था, माइनॉरिटी के राइट प्रोटेक्ट होंगे असम्बली में, 1/3 सीट्स होंगी मुस्लिम्स के लिए, तो जाहिर है मुस्लिम्स उसके ऊपर हैप्पी थे। सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे फॉर मुस्लिम इवन इन दोज एरिया जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर थे, और दिस शोड कि मुस्लिम कुड बी रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया। ये पैराग्राफ 2 था, इंपॉर्टेंस फॉर मुस्लिम्स। पैराग्राफ नंबर 3 आप जनरल बनाओगे, दे कुड pressurize British more, they became closer, they became united, which had resulted in reduced violence in India, और the rights of minorities were protected। तो बहुत सारी बातें ना हमारे पास कि लखनऊ पैक्ट जो था वो इंपॉर्टेंट क्यों था फॉर फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये बात होगी। अगला क्वेश्चन है जी, वॉज डायरेक्ट एक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रिजल्टेड इन पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आपने डायरेक्ट एक्शन डे से लेके 47 तक के सारे इवेंट्स बताने, मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ, इसको ज़रा समझ लें सब। जब आप डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर बात करेंगे ना, देखें स्टार्ट तो हमारा डायरेक्ट एक्शन डे से होना चाहिए 1946। तो डायरेक्ट एक्शन डे क्या था 1946 वाला, इसको सुनते जाएं, क्योंकि अगर हमने इसको ब्रीफ रखना है, चैप्टर को समराइज़ करना है सेशन को, तो इस तरह ही आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जब इंट्रोड्यूस होता है, आपको पहले लिखना पड़ेगा कौन इंट्रोड्यूस करता है, मुस्लिम लीग इंट्रोड्यूस करती है। क्यों इंट्रोड्यूस करती है, टू शो द सोलिडेरिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये एक फाइनल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश और अगेंस्ट हिंदूज़ के तौर पे जिन्ना ने कॉल किया था इंडिया में। तो डायरेक्ट एक्शन डे था, और इसके रिजल्ट में एक मिसहैप भी होता है विच इज़ नोन एज ग्रेट कलकत्ता किलिंग। बेटा ग्रेट कलकत्ता किलिंग क्या था, अगस्त 1946 में कलकत्ता में वायलेंस होती है, हिंदू मुस्लिम फाइट होती है, जिसके रिजल्ट में नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं और हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स होती हैं, जिसकी वजह से जो हालात थे सब कॉन्टिनेंट के, पर्टिकुलरली फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये ख़राब हो जाते हैं। तो एक बात हमने डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर कर दी। उसके अलावा आप जब आगे मूव करेंगे, हमें क्योंकि 1946 तक बताना है, इसके अलावा आप इसमें रेडक्लिफ अवार्ड भी बता सकते हो। रेडक्लिफ अवार्ड क्या था, रेडक्लिफ अच्छा इससे पहले ना एक और चीज़ आएगी, इसमें 3 जून प्लान भी आएगा। 3 जून प्लान के अंदर ब्रिटिश एक फ़ाइनल प्लान अनाउंस करते हैं कि देयर वुड बी 2 स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनकी जो अपने रिजर्व्स हैं वो सेपरेट होंगे, दोनों ऑटोनमस होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 इनका टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 3 जून प्लान कहता है कि बाउंड्री इज़ येट टू बी डिसाइडेड, यानी 46 में वो अनाउंस करते हैं कि बाउंड्री अभी डिसाइड होने वाली है, होगी डिसाइड फ्यूचर में। तो जाहिर है वो रेडक्लिफ अवार्ड में डिसाइड होती है। उसके बाद आता है जी रेडक्लिफ अवार्ड, और रेडक्लिफ अवार्ड जो था इसके अंदर इसको बाउंड्री अवार्ड भी कहते हैं। इसके अंदर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बॉर्डर्स डिसाइड होते हैं, इसमें दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बाउंड्रीज़ डिसाइड होती हैं, और एक्सेप्टेंस होती है कि दोनों कंट्रीज़ के कौन कौन से एरियाज़ होंगे। लेकिन इसमें काउंटर पॉइंट क्या लिखोगे, कुछ एरियाज़ थे लाइक कश्मीर था, फ़िरोज़पुर था, गुरदासपुर था, इन एरियाज़ में कुछ जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, लेकिन रेडक्लिफ ने, साइरल रेडक्लिफ ने या रेडक्लिफ अवार्ड ने इन एरियाज़ को अवार्ड कर दिया इंडिया को, और कश्मीर को उन्होंने डिस्प्यूटेड छोड़ दिया, अनडिसाइडेड छोड़ा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन बढ़ जाती हैं फ्यूचर में। तो दैट वाज रेडक्लिफ अवार्ड। और उसके बाद जो लास्ट आप पैक्ट एग्रीमेंट उसके ऊपर लिख रहे होगे, इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होगी, उसके अंदर आप मेंशन कर रहे होगे
इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के दोनों कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट भी हो जाती हैं और दोनों कंट्रीज़ में कंट्री डिवाइड। अच्छा, शिमला एग्रीमेंट भी शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसके अंदर ऐड की जा सकती है, वो भी आप लोगों ने लाजमी ऐड कर लेनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 4A, व्हाट वाज डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस दिसंबर 1939 में जिन्ना कॉल करते हैं और बेसिकली 1939 में कांग्रेस रूल एंड होता है। एंड होने के बाद यानी एंड ऑफ रूल के बाद से थैंक्स गिविंग के डे के ऊपर, ये यौम तशक्कर इसे कहते हैं उर्दू में, कि हम अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए, जॉयफुल होने के लिए डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करते हैं कि कांग्रेस रूल, हार्श कांग्रेस रूल हैज़ एंडेड। और इससे जो था, अच्छा फिर हम इसमें एंड पे क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, कि डे ऑफ डिलीवरेंस वाज हिटेड बाय कांग्रेस। और ये 4B जो है हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ओपोज क्यों था, इंपॉर्टेंस क्या थी, दोनों बातें कवर हो गई हैं। देन मूविंग अहेड 4C, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में अब यहाँ पे लिखा ना डोमेस्टिक पॉलिसीज़, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ बिकॉज याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में आप ज़रूर लिखेंगे कि इन्होंने डिसाइड क्या क्या किया था कि 500 एकर्स जो है इरीगेटेड लैंड होना ज़रूरी है। लैंड कुड नॉट बी लेस दैन 12.5 एकर्स इरीगेटेड, नो लार्जर दैन 1000 एकर्स अनइरीगेटेड, जिसका मतलब कि लैंड की डिवीज़न होती है। लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, फार्मर्स को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और मशीनरी परचेज करने के लिए चीप लोन्स मिलते हैं। ट्यूबवेल्स बिल्ड होते हैं टू इम्प्रूव द इरीगेशन सिस्टम, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। या फिर ये इनकी डेकेड ऑफ प्रोग्रेस थी जो 10 साल का टेन्योर था, उसकी एक वन ऑफ द अचीवमेंट्स थी। ठीक है, उसके बाद अब एग्रीकल्चर के बाद इसमें क्या लिखोगे, अब देखें डोमेस्टिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर रिफॉर्म तो क्वेश्चन ने क्या लिखने हैं, हमने पहले लिखा, इसके फेलियर भी लिख सकते हैं कि नॉट ऑल टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स वर नॉट बेनिफिटेड, redistribution of land was not checked, not completely ensured because ब्राइबरी होती है, करप्शन होती है, लैंड ऑनर्स जो थे इन्फ्लुएंशियल थे, उनके अगेंस्ट फार्मर्स फाइट बैक नहीं कर पाते। सेम चीज़ ना आपने उसमें भी याद रखनी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रिफॉर्म्स में। अच्छा, उसके बाद आप डोमेस्टिक पॉलिसी में इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिख सकते हो, जिसमें इनकी एग्रीमेंट्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। RCD होती है, रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। MDC इस्टेब्लिश होती है, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन बढ़ती है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स मिलते हैं, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम मिलती है, जिसका मतलब कि जो एक्सपोर्ट करेगा उसको बोनस मिल रहे होंगे। बोनस इज इन टर्म्स कि उसको टैक्स माफ़ हो जाएगा, टैक्स हॉलीडेज मिलेंगी, तो ये सारे इंसेंटिव्स इन्होंने ऑफर किए। बट फेलियर क्या था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का, कि पाकिस्तान में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं थी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन कुछ फैमिलीज़ के पास ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेटेड थे, जिसका मतलब कि नॉट ऑल पाकिस्तानीज़ वर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बट फ्यू फैमिलीज़ वर बीइंग फेवर्ड एंड बेनिफिटेड, तो ये इसका ड्रॉबैक था। फिर आप क्या लिखेंगे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, आप इनके सोशल और हेल्थ रिफॉर्म्स को कंबाइन कर सकते हो, जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आते हैं, जिसके अंदर न्यू हॉस्पिटल्स भी आते हैं। और व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो इसके अंदर स्कूल के करिकुलम यानी सिलेबस रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीस्टैब्लिश होते हैं। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म में न्यू स्कूल्स बनते हैं, न्यू टीचर्स अपॉइंट हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स बढ़ जाती हैं, ट्रेन स्टाफ बढ़ जाता है, ये सारी बातें हम इसमें ऐड करेंगे। और लास्टली आप डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर इनका वो 1962 वाला बेसिक डेमोक्रेसीज़ की बात कर सकते हो, विच वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी रिफॉर्म, और उसके ऊपर हम बात करके एंड पे कंक्लूड कर सकते हैं कि विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज़। तो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस में बेसिकली ये एग्रीकल्चर और एजुकेशन तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स का नाम आएगा तो फिर आप 1962 को इंक्लूड कर सकते हैं। अब मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, क्लैशन ऑफ कल्चर। क्लैशन ऑफ कल्चर क्या था बेटा, आप सबने याद रखना है। क्लैशन ऑफ कल्चर नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट था, डोमिनेंट था। किस तरह से, 1990s की बात हो रही है इसमें, और 90 से लेकर 93 तक क्लैशन ऑफ कल्चर पाकिस्तान में राइज़ कर। देखें, एक तो आपको ये टाइमलाइन लिखने के मार्क मिलेंगे ना, सेकंड आपको मिलेगा कि जो रशियन क्लैशन ऑफ थी ना, उसकी कॉपी पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल थी, चीप प्राइस के ऊपर अवेलेबल थी, विच हैड रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग क्राइम्स इन द कंट्री और गवर्नमेंट वॉज अनएबल टू कंट्रोल दिस। तो ये हमने 4 बातें पूरी की क्लैशन ऑफ कल्चर के ऊपर, याद रखने, सामने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ UN मेंबरशिप टू पाकिस्तान। देखें, जो UN मेंबरशिप है ना पाकिस्तान में, किस तरह से हमें फेवर UN से मिली हैं। लाइक आप देखें, मैं आपको 3 पार्ट्स में बता देता हूँ। आप इसमें एड्स की बात कर सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ से एड मिली है, हेल्प मिली है इन टर्म्स ऑफ फंड्स, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। फिर हमें कश्मीर इशू के ऊपर इसमें कहाँ कहाँ से हेल्प मिली है उसकी बात की जा सकती है। UN की तरफ से फ्लड्स के अंदर डोनेशंस आना, कंट्रीब्यूशंस आना और पाकिस्तान की पोजीशन का स्ट्रेंथन होना, इन 3 बातों के ऊपर पैराग्राफ बिल्ड हो सकते हैं। बहरहाल मार्किंग स्कीम इज मेंशन नवंबर 19, क्वेश्चन नंबर 5B, इसको रेफ़र किया जा सकता है। लास्टली जो 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीब है ना,
शेख मुजीब के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने अब सारी रीजंस बताने हैं। इसको हम आप पिन पॉइंट कर लेते हैं किस किस तरह रीज़न हो सकती है। पहली बात, आप सबसे पहले लिखोगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। बेटा सब समझ लें, ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है पेपर में। 6 पॉइंट्स क्या कहते हैं? 6 पॉइंट कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान शुड हैव सेपरेट करेंसी। ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स जो है वो शुड बी कंट्रोल्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान ओनली, दोनों फोर्सेज सेपरेट हो जाएं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान टू बी कंट्रोल्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान नॉट वेस्ट पाकिस्तान, और लीडरशिप भी सेपरेट हो, इनकी पॉलिसीज़ भी अलग अलग हों, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल हो, करेंसी भी अलग अलग कंट्रोल हो। और ये 6 पॉइंट जो थे, दीज 6 पॉइंट्स वर हाईली अनपॉपुलर इन द वेस्ट। ये वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, तो वेस्ट पाकिस्तान में ये 6 पॉइंट्स हाईली अनपॉपुलर थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बाकी रिफॉर्म्स को देखें, अब हमने ना अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं। पहली बात आ गई है 6 पॉइंट्स के ऊपर। अब आप जब इसमें ऐड ऑन करोगे तो सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन सी बातें थी वो भी आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन रिजल्ट्स भी एक रीज़न थे। इलेक्शंस जब होते हैं, अब मेन रोल 2 पर्सनैलिटीज़ का और आता है वेस्ट पाकिस्तान से, याहिया खान प्लस जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये क्या करते हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स, अब जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, तो ईस्ट पाकिस्तान को सीट्स मिलती हैं 160 आउट ऑफ 162, जिसका मतलब कि ईस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप पर्टिकुलरली लाइक मुजीबुर रहमान वाज इन अ पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और वेस्ट पाकिस्तान को जो सीट्स मिलती हैं वो थी 83 आउट ऑफ 138, जिसका मतलब देखें ना क्लियर विक्ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे विक्ट्री है, ये लोग जीत गए हैं ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान से जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड बी शेख मुजीब। तो ये तो रिज़ल्ट से बिल्कुल इलेक्शन रिजल्ट से क्लियर था, लेकिन ये रिज़ल्ट क्राइसिस में कब कन्वर्ट होते हैं, जब याहिया खान और भुट्टो याहिया खान ऑर्डर करते हैं कि असेंबली सेशन टू बी पोस्टपोन। देखें जब असेंबली नहीं ना अनाउंस, सेशन नहीं होगा, तो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन भी नहीं होगी, इलेक्शन ही नहीं होगा वहाँ पे। असेंबली सेशन को पोस्टपोन किया, और इमीडिएटली जब पोस्टपोन की डेट अनाउंस होती है कि हम इसे पोस्टपोन कर रहे हैं और डेट भी नहीं प्रोवाइड करते, तो इमीडिएटली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वाइड स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखें आप फॉलो कर रहे हैं ना सब, कि इलेक्शन रिजल्ट किस तरह से क्राइसिस में कन्वर्ट होते हैं, कि इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद असेंबली सेशन नहीं होता, याहिया खान उसको पोस्टपोन करते हैं, डेट भी प्रोवाइड नहीं करते, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद नेगोशिएशंस के बजाय ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ नोन एज ऑपरेशन सर्च लाइट। तो हम इसकी बात भी कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन। अच्छा, एक बात हमने ये कर ली, तो ये देखें पैराग्राफ नंबर 1 ऑन ईस्ट पाकिस्तान, पैराग्राफ नंबर 2 ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स, पैराग्राफ नंबर 3 आप कर सकते हो ऑपरेशन सर्च लाइट के ऊपर, मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर, या फिर 1971 वॉर के ऊपर, कि यहाँ पे गुरिल्ला फाइटर्स होते हैं, बंगाली फाइट बैक करते हैं, बंगाली फ्रीडम फाइटर्स वेपन्स के साथ आर्म्ड फोर्सेस बनाते हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ फाइट करते हैं, जिसमें ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च होता है, उसमें बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्रश किया जाता है। जनरल टीका खान उसको लीड कर रहे होते हैं, जो फ्यूचर में आर्मी चीफ भी बनते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ये 1971 हम वॉर पे चले जाते हैं विद इंडिया। गुरिल्ला फाइटर्स उनके इंडिया मुक्ति बाहिनी फोर्स इस्टेब्लिश करता है, जो कि बंगाली फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनको इंडिया ट्रेन करता है और वापस से ईस्ट पाकिस्तान में सेंड करता है। दे स्टार्टेड फाइटिंग बैक विद द पाकिस्तान आर्मी, और इसके रिजल्ट में वन डे जब पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि इंडिया भी इंगेज हो जाता है वॉर के अंदर, और मुक्ति बानी फोर्स के साथ भी वी वर अनेबल टू कंट्रोल देम, और क्योंकि फेलो मुस्लिम्स थे, फेलो हमारे स्टेट मेंबर्स थे, उनसे फ़ाइट करना आर्मी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं था। तो बहरहाल पाकिस्तान गॉट डिफीटेड इन 1971 वॉर बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजन्स, और एज अ रिज़ल्ट इन दिसंबर 1971 बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद से फिर बांग्लादेश बिकेम रिकग्नाइज एज अ सेपरेट कंट्री। तो दिस वे, अच्छा अब ये हमने ना बातें भी जनरल की हैं, अदर रीजंस आपने ज़रूर याद रखने हैं। अदर रीजंस कौन से हैं? कुछ रीजंस हैं पॉलिटिकल, कैसे कि पॉलिटिकल एडवांसमेंट जो है ज़्यादा होती है वेस्ट पाकिस्तान में, कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के पास होता है। ये बात मेरी याद रखें, ये अलग पैराग्राफ है पॉलिटिकल रीजंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, ज़्यादा सपोर्ट करती हैं वेस्ट पाकिस्तान को। फिर आप एक इकोनॉमी के ऊपर बात कर सकते हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के नाम से एक अलग पैराग्राफ में। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में यू कैन राइट के जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ज़्यादा वेल्दी था, ईस्ट पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट कि ईस्ट पाकिस्तान जूट सप्लाई भी कर रहा था, मेजर एक्सपोर्टर भी था बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का, बट जो करेंसी का इनफ्लो था, इनफ्लक्स था, जो हम एक्सपोर्ट की अर्निंग कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी, वो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा आ रही थी। तो हम इकोनॉमिक रीजंस के ऊपर भी। फिर पर कैपिटा इनकम
लेवल जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा थे, ईस्ट पाकिस्तान में कम थे। लास्टली आप सोशल की बात कर सकते हो कि दोनों कंट्रीज़ में फ़र्क बहुत था। वो बंगाली को सपोर्ट करते हैं, उर्दू को सपोर्ट करते हैं, उनके कल्चरल हीरोज़, उनके नेशनल हीरोज़ कोई और थे, इनके वेस्ट पाकिस्तान वालों के कोई और थे, जिसकी वजह से बोथ कम्युनिटीज़ हैड लिटिल ग्राउंड्स इन कॉमन, और इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो हम ये सारी बातों को, इन सारे रीजंस को ईस्ट पाकिस्तान वाले में लिख सकते हैं। बाकी वी आर डन विद बोथ प्रैक्टिस पेपर्स, और आई होप कि आपको इससे हेल्प होगी। पेपर में अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाता है, कोई क्वेश्चन आपका जैसे एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं आता, तो कीप इन माइंड के वर्स्ट के सिनेरियो में भी क्वेश्चन के मार्क्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि 65 आउट ऑफ 75 मार्क्स जो हैं, या चलें एटलीस्ट 60 मार्क्स जो हैं, वो आपके वही क्वेश्चन आने हैं जो पहले से आप लोग कर चुके हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, कुछ नया पेपर में नहीं है। अगर आता भी है तो दैट वुड बी फॉर मैक्सिमम 15 मार्क्स, 14 मार्क्स बदल जाएंगे ना, कोई नई चीज़ आ जाएगी, या 7 मार्क्स आ जाएगी। तो मैं आपको बहुत स्ट्रेच करके बता रहा हूँ, बहुत ही बुरा कोई केस होता है तो 15 मार्क्स का कोई नई चीज़ आएगी, बाकी नहीं आ सकती। बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और पेपर में ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखें, याद रखें। लास्ट मोमेंट के ऊपर ज़रूर ये वीडियोस देख लें, क्योंकि कोशिश यही थी कि ज़्यादा रेलेवेंट बातें हो जाएं, ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, केसेस के ऊपर बात कर ली जाए, और इस तरह से जो है लास्ट मोमेंट की चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपको याद भी रहेंगी। बाकी कीप अस इन योर प्रेयर्स, और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप लोगों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।